नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की हम क्लास में पढ़ेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में। बाल विकास मनोविज्ञान हमारा चल रहा है और ये आज तीसरी क्लास है। 15 क्लासों के अंदर अंदर आपका साइकोलॉजी पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए पर्यावरण की क्लास लगाई जाएगी थ्योरी की। और ये जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है ये प्री और मेंस दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है और एक जैसा इसका सिलेबस है। तो इसको आप लोग एक बार शुरू के जितने भी वीडियो हैं पहले से लेकर के अंत तक के सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और अपने सिलेबस को पूरा करेंगे। यहाँ पर क्लासों का टाइम टेबल आपको दिया जा रहा है और इस टाइम टेबल को आप लोग फॉलो करेंगे तो बेटर रहेगा। आपका सिलेबस 3 मंथ में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 3 महीने से लेकर के एक सिलेबस को 3 महीने में और दोनों पेपरों का सिलेबस आपका 6 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है आपसे। चलेगा तो हम शुरुआत कर देते हैं। आज बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, उन बाल विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण हम बिल्कुल ज़ीरो से करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी साथी। विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्था आती है हमारी गर्भ अवस्था। गर्भ अवस्था साथियों गर्भधारण से लेकर के बच्चे के जन्म तक होती है। दूसरी अवस्था है शेष अवस्था जो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की मानी गई है। तीसरी है बाल्यावस्था जो 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक मानी गई है। चौथी है किशोर अवस्था जो 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक मानी गई है। और पांचवी है प्रौढ़ अवस्था जो 18 वर्ष के बाद मानी गई है। ठीक है ना। इस किशोर अवस्था में ही टीन एज आती है। टीन एज का मतलब किशोरी होता है जो 13 वर्ष से 19 वर्ष के बीच में लगभग मानी जा रही है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे गर्भावस्था की। गर्भावस्था क्या होती है बाल विकास के अंदर बच्चे की। तो देखिएगा गर्भावस्था का जो समय होता है वो 280 दिन का होता है। ठीक है ना। बच्चा माँ के पेट में लगभग 9 से 10 महीने के बीच में रहता है, इसलिए 280 दिन होते हैं। अर्थात इसके अंदर 10 चंद्रमास होते हैं। अर्थात एक महीने की अवधि 28 दिन की, चंद्रमास की अवधि 28 दिन की है। तो 28 गुणा 10 इसका मतलब 280 दिन, लगभग 9 महीने। साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो 9 महीने बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। इस गर्भावस्था की बात करें तो इसकी भी 3 उप अवस्था हैं। गर्भावस्था की 3 उप अवस्था हैं। वो कौन कौन सी हैं चलिए पढ़ते हैं। पहली अवस्था है हमारी भ्रूणिक अवस्था और इसी का दूसरा नाम है बीज अवस्था, डिंबावस्था या रोपण अवस्था, अनेक नामों से जाना जाता है इस अवस्था को। इसलिए एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है ना। इसको जर्मिनल या फिर ओबम पीरियड भी कहा जाता है। और यह अवस्था जो होती है भ्रूणिक अवस्था गर्भधारण से लेकर के 2 सप्ताह तक होती है, यानी 14 दिनों तक। गर्भधारण से जिस दिन माँ के गर्भ में बीज का रोपण किया जाता है उस दिन से लेकर के 14 दिन के बीच में ये अवधि होती है भ्रूणिक अवस्था की। इस अवस्था में शिशु अंडे की शकल जैसा होता है और इसका आकार पिन जो होती है हमारी पिन के हेड के बराबर होता है, मात्र छोटा सा, जिसको हम युक्ता कहते हैं। बताओ इस अवस्था का जो अंडा होता है उसको हम क्या कहते हैं? युक्ता कहते हैं। उसके बाद 10 दिनों तक ये अंडा जो होता है माँ के गर्भ में इधर उधर तैरता रहता है और 10 दिनों के पश्चात माँ के द्वारा इसको कोई आहार नहीं मिलता। 10 दिनों तक ये अंडा इधर उधर पेट में घूमता रहता है गर्भस्थ में। तो 10 दिनों तक इसको कोई भी भोजन वगैरह कुछ नहीं मिलता, फ्रीली अवस्था में होता है। और 10 दिनों के पश्चात ये जो अंडा है माँ की गर्भावस्था में जो दीवार होती है गर्भस्थ दीवार उस पर जाकर के चिपक जाता है और इसे माँ के द्वारा फिर पोषण मिलने लगता है। समझ में आ गया। और माँ के पेट को फिर धीरे धीरे असर होने लगता है और इसे हम रोपण क्रिया के नाम से जानते हैं। जब माँ के पेट में 10 दिन के बाद अंडा स्थापित हो जाता है गर्भस्थ दीवारों पर तो ये रोपण की क्रिया कहलाती है। इस अवस्था में कोष्ठ विभाजन की क्रिया शुरू होने लगती है, कोष्ठों का विभाजन होने लगता है। दूसरी अवस्था है हमारी भ्रूणीय अवस्था, इसको हम पिंड अवस्था भी कहते हैं। ठीक है ना। एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड, और ये होता है 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह के बीच में। इस अवस्था में शरीर के सभी अंगों का निर्माण होने लगता है।
धीरे धीरे शुरू होने लगता है। शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब बनना प्रारंभ हो जाता है इस अवस्था में, और इस अवस्था के अंत तक भ्रूण को आसानी से पहचाना जा सकता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। कन्फर्म सा होने लगता है। 2 माह के अंत तक शिशु का भार लगभग 2 ग्राम का होता है। लंबाई 1 से 2 इंच हो जाती है। यानी कि गुणसूत्रों का पता इस स्थिति में लगाया जा सकता है कि एक्स है या वाई है। ठीक है ना। 2 ग्राम का होता है। तीसरी अवस्था है हमारी भ्रूण अवस्था, जिसको हम गर्भस्थ शिशु की अवस्था बोलते हैं, फेटल स्टेज। ये 2 माह से लेकर के जन्म तक होती है। जब 2 माह का बच्चा हो जाता है पेट में, तब से लेकर के बच्चे के जन्म जब तक होता है तब तक होती है। इस अवस्था में किसी भी नए अंग की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु पूर्व निर्मित अंगों का धीरे धीरे विकास होने लगता है। कोई 2 माह का बच्चा जब पेट में होता है माँ के में, तो उसके सभी अंगों का विकास हो जाता है। ठीक है ना। इसका मतलब अंग तो बन जाते हैं, लेकिन भ्रूण अवस्था में जाकर के धीरे धीरे उन अंगों का निर्माण विकास होने लगता है। कोई नया अंग स्पेशली नहीं बनता। चौथे माह के अंत तक शिशु के हृदय की धड़कनें सुनी जा सकती है, और 5वें माह के अंत तक शिशु के आंतरिक अंग उसी प्रकार से कार्य करने लगते हैं जैसे एक वयस्क व्यक्ति के काम करने लगते हैं। 5 महीने का बच्चा माँ के पेट में कार्य करने लग जाता है, उसके आंतरिक अंग हैं वो काम करने लग जाते हैं। जन्म के समय शिशु अपरिपक्व होता है और इसका वजन 2.5 किलो से के आसपास होता है। 2.5 किलो से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कई कई बच्चे 4 किलो या 3.5 किलो तक के बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है अपरिपक्व अवस्था में। और फिर आती है हमारी शेष अवस्था। गर्भावस्था के बाद कौन सी है? शेष अवस्था। ये हमारी मुख्य रूप से दूसरी अवस्था है, जो जन्म से लेकर के 6 वर्ष के मध्य में होती है। अब इसके बारे में श्रीमती हरलॉक का कथन क्या है, आप लोग सुनिएगा। श्रीमती हरलॉक ने विभाजन कुछ अलग तरीके से किया है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने शेष अवस्था को, गर्भावस्था को, किशोर अवस्था को अलग अलग अवधियों में विभाजित किया है, और आप सभी को उनको याद रखना है। श्रीमती हरलॉक जो हैं वो कहती हैं कि जो शेष अवस्था है वो जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक होती है, जिसको हम शेष अवस्था कहते हैं। इसे नवजात शिशु की संज्ञा दी जाती है। इस अवस्था में शिशु अपने समय का 80% भाग सोने में निकाल देता है। ठीक है ना। इसलिए श्रीमती हरलॉक ने इन सभी अवस्थाओं को विभाजित किया है कि 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक क्या है, हमारी बचपन अवस्था होती है। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक क्या होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है। जबकि रॉस महोदय क्या कहते हैं कि भाई जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक तो शेष अवस्था होती है, और 3 वर्ष से 6 वर्ष तक क्या होती है, पूर्व बाल्यावस्था। लेकिन जोन्स क्या कहते हैं, जोन्स ने कुछ अलग ही बताया है कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक शेष अवस्था होती है, और हम वर्तमान में जोन्स साहब की ही पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर। शेष अवस्था को निम्न नामों से जाना जाता है। यहां पर प्रश्न आपको बन जाता है ज्यादातर। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल इसको कहते हैं। देखो, ये 0 से लेकर के 3 वर्ष तक की जो अवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इसको भी शेष अवस्था कहते हैं, और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को भी शेष अवस्था कहते हैं। लेकिन होती है उत्तर शेष अवस्था, ये हमारी पूर्व शेष अवस्था है। ठीक है ना। तो इस पूर्व शेष अवस्था हमारी जो है, इसको हम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहते हैं, भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं। इसके उपनाम आपको याद रखने हैं। सीखने का आदर्श काल कहलाता है, और ये वैलेंटाइन ने बताया कि शेष अवस्था सीखने का सबसे आदर्श काल है। संस्कारों के निर्माण की आयु इसको कहते हैं, सीखने की आयु कहते हैं, सबसे नाजुक अवस्था कहते हैं, प्रिय लगने वाली अवस्था इसको कहते हैं। ये सब उसके उपनाम हैं। इसको खतरनाक अवस्था कहते हैं। शेष अवस्था को खतरनाक अवस्था किसने बताया था? हरलॉक ने बताया था। खिलौनों की आयु किसको कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को। अब यहाँ से 3 से 6 वर्ष के बाद में पूर्व बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उत्तर शेष अवस्था या पूर्व बाल्यावस्था एक ही बात है। और ये खिलौनों की आयु एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। उसके बाद धड़ने योग अवस्था, नर्सरी स्कूल एज, यानी 3 से 6 वर्ष के बीच में नर्सरी में बच्चा पहली प्राइमरी स्कूल में जाता है, पहली कच्ची पहली, ठीक है ना, LKG UKG में। पूर्व विद्यालय आयु, शाला पूर्व आयु 3 से 6 वर्ष। टोली पूर्व आयु कहते हैं इसको। प्रारंभिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था 3 से 6 वर्ष के मध्य में होती है।
और अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इसी को कहते हैं। किसको? पूर्व बाल्यावस्था को। अतार्किक चिंतन की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कह लो, चाहे उत्तर सहसावस्था कह लो। सहसावस्था के विकासात्मक कार्य एवं उसकी विशेषता कौन कौन सी हैं, जरा सुनिएगा। सर्वप्रथम विकासात्मक कार्य का जो संप्रत्यय दिया था हैविंग हर्ट्स महोदय ने दिया था। ये नाम याद रखना, हैविंग हर्ट्स। सबसे पहले विकासात्मक कार्य का जो संप्रत्यय था किसने दिया था? हैविंग हर्ट्स ने दिया था। और विकासात्मक कार्य करने का मतलब है बालक की उम्र व अवस्था के अनुसार कार्य करना। बालक की उम्र और अवस्था के अनुसार अगर बच्चा कार्य कर रहा है तो वही उसका विकासात्मक कार्य है। और इसका प्रतिपादन जो किया था हैविंग हर्ट्स साहब ने किया था। बच्चा इस सहसावस्था में लुढ़कना, खिसकना, घिसटना, रेंगना, घुटनों के बल चलना, खड़ा होना, ये सारी क्रियाएं करने लगता है। अभी क्रियाओं के नाम आपको दिए गए हैं। चलना, दौड़ना, भागना, शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। सहसावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है बच्चे के अंदर और सीमित मात्रा में कल्पना करने लगता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। मन की मौजों में विचरण करने लगता है और बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है। ये भी इसकी विशेषता है। इस अवस्था में शिशुओं के प्रति बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ में ज़्यादा रुचि लगने लगता है और हर चीज़ को अनुकरण करके दोहराने की प्रवृत्ति बच्चे में होती है। अनुकरण द्वारा सीखता है, संवेगों का प्रदर्शन करता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करने लगता है। हम आगे पढ़ेंगे विलियम मैकडूगल की जो मूल प्रवृत्तियाँ उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो बच्चा शिशु अवस्था में मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करने लगता है। नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव होता है। अब बच्चे में नैतिकता और सामाजिकता तो शिशु अवस्था में होती नहीं है। 5 से 6 वर्ष का बच्चा, 4 वर्ष का बच्चा क्या जानता है? कुछ नहीं। ना बच्चा सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। क्लियर? बच्चे के अंदर क्षणिक मित्रता होती है, थोड़ी देर के लिए दोस्त बनाता है बस। मित्रों की संख्या 1 या 2 होती है। इस स्वार्थी और स्वकेंद्रित होता है। इसका मतलब अपने आप में मन का मौजी और अपने स्वार्थ को पहले सिद्ध करने की कोशिश करता है। अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। कहानियाँ सुनना और सुनाना। 2 वर्ष की आयु तक मलमूत्र विसर्जन करने के केवल संकेत देता है। माता पिता समझ जाते हैं हर चीज़ को। 4 वर्ष की आयु तक मलमूत्र विसर्जन पर नियंत्रण करना सीख लेता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो हमारे चारों कौशल हैं, इन चारों ही भाषा कौशलों का आधारभूत समझ बच्चे में विकसित हो जाती है। ठीक है ना? अब कुछ यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के सहसावस्था से संबंधित कथन दिए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिगमंड फ्राइड साहब आते हैं। बताया है कि जीवन के पहले 4 से 5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। ये कथन किसका है? सिगमंड फ्राइड का। दूसरा कथन है बैलेंटाइन का। बैलेंटाइन कहते हैं कि सहसावस्था सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल है सहसावस्था, ये बताया था बैलेंटाइन साहब ने। उसके बाद वाटसन महोदय क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा। वाटसन साहब कहते हैं कि सहसावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था से अधिक होती है। यानी कि सहसावस्था में जितना बच्चा सीखता है वो अन्य अवस्थाओं से ज़्यादा सीख लेता है। कहने का तात्पर्य यही है। यानी सहसावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ये वाटसन साहब ने कहा था। और गुडेनफ का कथन है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास तो 3 वर्ष के प्रारंभ में ही हो जाता है। बच्चा प्रथम 3 वर्षों में अपने जीवन में जितना सीख रहा है उसका आधा कौशल जो होता है बच्चे में प्रारंभिक 3 वर्षों में हो जाता है। ये गुडेनफ का कथन है। क्लियर? आगे चलते हैं। जॉन लॉक ने बताया है। जॉन लॉक कहते हैं यहाँ पर कि शिशु का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट होता है। भाई जैसा बच्चे के ऊपर हम व्यवहार करेंगे, अनुकरण करके बच्चा सीखता है तो बच्चा वैसा ही सीख लेता है। मस्तिष्क उसका कोरी स्लेट होता है और इसी को जॉन लॉक ने क्या नाम दिया था? टैबुला रासा नाम दिया था। ये आपको याद रखना। टैबुला रासा जो संप्रत्यय किसने दिया था? जॉन लॉक साहब ने दिया था। उसके बाद कुछ नोट आपको मैं दे रहा हूँ। अब आपसे पूछा जाएगा पर्चुनेट पीरियड क्या है? तो एक अंशकालीन अवधि होती है। जैसे बच्चे का जन्म होता है, जन्म के आधे घंटे तक, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में बच्चे का जन्म हो रहा है कहीं, तो जन्म जैसे ही होता है उसके तुरंत आधे घंटे तक का जो समय होता है वो हमारा पर्चुनेट पीरियड कहलाता है। और इस अवस्था में बच्चे का जो गर्भनाल होता है उसको काट करके माँ से अलग कर दिया जाता है, जिसको हम नाड़ बोलते हैं ना। ठीक है ना?
उस नाल गर्भनाल को अलग किया जाता है माँ से काट करके ब्लड वगैरह से। तो ये पर्चुनेट पीरियड होता है हमारा उस समय। उसके बाद अगली आती है हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की बात करें यहाँ पर तो देखिएगा, उत्तर बाल्यावस्था ये 7 से 12 वर्ष के मध्य में होती है और बाल्यावस्था को अनेक नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम इसके नामों को पढ़ते हैं। निर्माणकारी काल, इसको अनोखा काल भी कहते हैं, ये कॉलब्रुस ने बताया था, अनोखा काल। प्रारंभिक विद्यालय की आयु शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल है। गैंग एज कहते हैं इसको, टोली दल या समूह की आयु होती है। मिथ्या एवं छद्म परिपक्वता का काल, बाल्यावस्था को कहते हैं, किसने बताया था? रॉस ने बताया था। इसको वैचारिक क्रिया की अवस्था भी कहते हैं और खेल की आयु भी बाल्यावस्था को कहते हैं। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल भी क्या है? बाल्यावस्था है। और ये परिभाषा किसने दी थी? किलपैट्रिक ने दी थी कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है, ये किलपैट्रिक ने बताया था। बाल्यावस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करता है और इसको सबसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। गंदी अवस्था सबसे कौन सी है? यही है हमारी गंदी अवस्था, बाल्यावस्था। इसको हम उत्पत्ति अवस्था भी कहते हैं। अब बच्चा इस अवस्था में क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या विकासात्मक कार्य करता है, जरा इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बच्चे का विकास रुक जाता है, शैशवावस्था में तेज होता है, फिर बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है, फिर किशोर अवस्था में तेज हो जाता है। इस तरीके से विकास चलता रहता है। विकास लयात्मक है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में तीव्रता आती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण रखता है। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति, बच्चा बिना काम के घूमने के लिए चला जाता है इस अवस्था में, बाल्यावस्था में। संग्रह करने की प्रवृत्ति, मतलब जो भी है सब कुछ इकट्ठा करने में लगा रहता है, खिलौने वगैरह सब कुछ भी मिल जाए बच्चा इकट्ठा करता रहता है। चोरी करना और झूठ बोलना भी इसी अवस्था में सीखता है। भाई बहनों में आपस में झगड़ा बाल्यावस्था में होता है। ये सब इसकी विशेषता है। प्रतिस्पर्धा की भावना बच्चे में पैदा होती है बाल्यावस्था में। प्रशंसा पाने की भावना बच्चे में पैदा होती है कि मेरी हर कोई व्यक्ति बड़ाई करे। पक्षपात भावना का शिकार हो जाता है। हीन भावना का शिकार हो जाता है। संवेगों पर नियंत्रण रखना शुरू कर देता है। बाल्यावस्था में संवेग उत्पन्न होते हैं तो उन पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है। नैतिक व सामाजिक भावना का विकास भी इसी अवस्था में होने लगता है। संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास होने लगता है। और सामूहिक खेलों में रुचि बढ़ने लगती है। जातिगत भेदभाव, अर्थभेद और लिंग भेद आपस में समझ लेता है कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन क्या है, सब कुछ समझ लेता है। समलिंगीय समूह भावना, यानी कि अपने ही लड़का लड़के के साथ में रहेगा, लड़की लड़की के साथ में रहेगी, इसको बोलते हैं समलिंगीय समूह में रहने का भावना। नेता बनने की इच्छा, अपने आप में एक लीडर बनने की कोशिश करता है और खोखली मित्रता रखता है इस अवस्था में। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास बच्चे में होने लगता है। खेलों में रुचि रखता है और मूर्त चिंतन की योग्यता रखता है। बाल्यावस्था से संबंधित कथन अनेक मनोवैज्ञानिकों ने दिए थे। अब देखिए, सबसे पहले ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन क्या कहते हैं। बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक ही बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। तो ये इनका कथन था। और दूसरा कथन था इनका, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था ही नहीं है। तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन की है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अपने जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था है ही नहीं। रॉस महोदय कहते हैं कि बाल्यावस्था क्या है? ये मिथ्या परिपक्वता का काल है। और किलपैट्रिक ने बताया था कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। बाल्यावस्था क्या है? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। कॉलब्रुस महोदय कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है, ये कॉलब्रुस की परिभाषा है। लेकिन स्टैग महोदय क्या कहते हैं? स्टैग ने क्या कहा है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। तो ये परिभाषा आपको सबको याद रखनी है, स्टैग वाली। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। आगे आते हैं हम, देखिएगा जिज्ञासा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था। लेकिन जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता कब आ जाती है? बाल्यावस्था में। अगली अवस्था हमारी एडोलसेंस अवस्था। एडोलसेंस अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसकी उत्पत्ति जो हुई है एडोलसेंस शब्द की,
वो लैटिन भाषा से हुई है और एडोलसेयर शब्द है वहाँ से हुई है और जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलसेयर जो शब्द है उसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, एक लैटिन भाषा का शब्द है। सबसे पहले हम बात करें किशोर अवस्था का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन अमेरिकी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टेनली हॉल के द्वारा किया गया था। मैंने आपको पढ़ाया था, जब परिचय पढ़ाया था कि भाई किशोर अवस्था मनोविज्ञान के जनक कौन है, स्टेनली हॉल है। क्लियर। स्टेनली हॉल ने बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है एडोलसेंस पुस्तक। इस एडोलसेंस पुस्तक के अंतर्गत 1904 में किशोर अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने सिद्धांत क्या दिया था, ध्यान से सुनिएगा, त्वरित विकास का सिद्धांत दिया था स्टेनली हॉल ने। ये किशोर अवस्था के दो सिद्धांत आपको मैं पढ़ाऊंगा, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। तो पहला जो किशोर अवस्था का त्वरित विकास का सिद्धांत है वो स्टेनली हॉल ने दिया था और इसमें बताया था कि किशोर अवस्था में विकास अचानक होता है। किशोर अवस्था में विकास कैसा होता है, अचानक होता है, अकस्मात होता है। यही हमारा त्वरित विकास का सिद्धांत है स्टेनली हॉल का। दूसरा किशोर अवस्था के सिद्धांतों में आता है क्रमिक विकास का सिद्धांत और यह दिया था थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ ने। और इन्होंने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था में विकास धीरे धीरे होता है, अर्थात क्रम के अनुसार होता है, एक विकास के बाद दूसरा विकास होता है। तो अब देख लो, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। स्टेनली हॉल साहब कहते हैं कि विकास अचानक होता है, जबकि हॉलिंगवर्थ व थॉर्नडाइक कहते हैं कि विकास धीरे धीरे क्रम के अनुसार होता है। तो समझ लीजिएगा आप लोग, दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं। ओके। आपसे अगर वयसंधि काल पूछ लिया तो याद रखना वयसंधि काल है 12 से लेकर के 14 वर्ष के बीच में। अब हम बात करते हैं किशोर अवस्था को किन नामों से जाना जाता है। किशोर अवस्था को हम जीवन का सबसे कठिनतम काल कहते हैं। ये किसने बताया था, किलपैट्रिक ने। आंधी या तूफान की अवस्था, तनाव संघर्ष की अवस्था, उलझन की अवस्था, समस्याओं की अवस्था और झंझावत की अवस्था, ये सभी अवस्था किसकी है, किशोर अवस्था के उपनाम है। द्वंद्व व तीव्र विकास की अवस्था, यानी विकास सबसे तेज होता है। आपको पता है किशोर अवस्था में सबसे तेज, फिर बाल्यावस्था में धीरा हो जाता है, फिर किशोर अवस्था में तेज हो जाता है, इस तरीके से। तार्किक चिंतन की अवस्था है किशोर अवस्था, इसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं, स्वर्णिम काल। इसको हम बसंत ऋतु कहते हैं, परिवर्तन की अवस्था कहते हैं और अवास्तविकताओं की आयु भी कहते हैं। संक्रमण तथा परिवर्ती अवस्था भी किशोर अवस्था को कहा जाता है। अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति की अवस्था, अस्पष्ट व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का और विशिष्टता की खोज का समय होता है, या व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने बारे में खोज करता रहता है। अब किशोर अवस्था के विकासात्मक कार्य, उनकी विशेषताओं को देखिएगा। चहुमुखी विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास भी इसी अवस्था में होता है बच्चे का। बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता रखने लगता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी अच्छी दोस्ती रख लेता है, फ्रेंडों के साथ अच्छी फ्रेंडशिप करता है। ये किसने बताया था, वैलेंटाइन ने। कोरी कल्पना करने लगता है, इस अवस्था में कल्पना का बाहुल्य होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोरी कल्पना करता है और दिवा स्वप्न भी देखने लगता है। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति आ जाती है बच्चे के अंदर, ठीक है। वीर पूजा या नायक पूजा की प्रवृत्ति, यानी किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मान लेता है, ठीक है ना, आदर्श मान लेता है और उसी के पीछे लगा रहता है, उसी के नियमों को फॉलो करता है। जैसे हम किसी बोलते हैं हम किसी व्यक्ति के फैन हैं, तो वो वीर पूजा या नायक पूजा होती है। आत्मसम्मान को महत्व देता है और पीढ़ियों में अंतर होने के कारण विचारों में मतभेद होने लगता है। समायोजन का अभाव होता है, बच्चा अपने आप को समायोजन नहीं कर पाता इस अवस्था में, ध्यान रखना, लेकिन बाल्यावस्था में कर लेता है। मानसिक स्वतंत्रता, विद्रोह की स्थिति होने लगती है और अपराध प्रवृत्ति का विकास ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। स्वतंत्र सोच का विकास होता है। ईश्वर व धर्म, विश्वास व अविश्वास दोनों में मतभेद होने लगता है कि मैं भगवान को मानूं या ना मानूं। ऐसे अंधविश्वास में भी रह सकता है, मान भी लेता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। समाज सेवा व देशभक्ति की भावना जागृत होती है। सामाजिक स्वीकृति की भावना विकसित होती है। विचारों व संवेगों में परिपक्वता आ जाती है। अपनों से बिछुड़ने का उसे गम होता है। जैसे किसी लड़की से फ्रेंडशिप हो जाती है ना, ठीक है ना, किशोर अवस्था में, तो उसके गम में डूबने लगता है, हाँ मुझे धोखा दे दिया वगैरह, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, अपनों से बिछुड़ने का गुण। संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। रुचियों में परिवर्तन होने लगता है और नेतृत्व का विकास होने लगता है।
समवयस्क समूह भावना, इसको हम पीयर ग्रुप कहते हैं। लड़का लड़की के साथ में रहेगा, ठीक है ना, और लड़की लड़के के साथ में रहेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने लगता है, स्वयं पहचान बनाने लगता है, आत्म चेतना का विकास होता है, आत्म संप्रत्यय की भावना विकसित होती है और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा जागृत होती है कि मैं किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहूं, दुनिया मेरी गुलाम रहे। व्यवसाय चुनाव की चिंता, अपने लिए कोई पर्सनल धंधा ढूंढने लगता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता बच्चे में विकसित होती है, बच्चे में काम प्रवृत्ति भी जागृत होने लगती है। काम की प्रवृत्ति आप समझ रहे हो अच्छे से कि बच्चा जो होता है, लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होता है और लड़की लड़के के प्रति आकर्षित होती है, उसको बोलते हैं काम प्रवृत्ति। बच्चा आत्म प्रेम कर सकता है, समलिंगीय प्रेम कर सकता है और विपरीत लिंगीय प्रेम भी कर सकता है, काम प्रवृत्ति। आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता, इन दोनों में संदेह बना रहता है। आदर्शपन बनाम यथार्थवाद, इस स्थिति भी पैदा हो जाती है। किशोरों की वाणी में कर्कशता व भारीपन आने लगता है, आवाज़ भारी हो जाती है। लड़कियों की आवाज़ बारीक हो जाती है, लड़कों की अलग हो जाती है। और किशोरियों की वाणी में कोमलता व मधुरता आ जाती है। माता पिता से ज़्यादा हम उम्र को महत्व देते हैं, माता पिता को नहीं मानते, अपने दोस्तों को ज़्यादा मानते हैं। मित्र संस्कृति को अपनाते हैं, सौंदर्य का उपासक होता है, मतलब अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहता है वो। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण करने लगता है, अध्ययन के प्रति गंभीर हो जाता है, जैसे आप बन रहे हो इस अवस्था में। स्वतंत्र निर्णय क्षमता विकसित हो जाती है, स्वयं अपने आप में निर्णय ले सकता है। समस्यात्मक बालक, बच्चे के सामने बहुत ज़्यादा इस अवस्था में समस्या आती है। जीवन साथी के चुनाव की समस्या, भाई अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढे, अच्छा फ्रेंड ढूंढे, ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। मादक पदार्थों के सेवन करने की समस्या और वित्तीय समस्या और आत्महत्या की समस्या, ये सभी समस्या इस किशोर अवस्था में होती है। इसलिए इसको किशोर अवस्था को ही तूफान, झंझावत, खतरों की अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था से को संबंधित कुछ परिभाषाएं भी स्टैनली हॉल साहब ने अन्य मनोवैज्ञानिकों ने दी है। बताया है कि किशोर अवस्था प्रबल दबाव व तूफान व संघर्ष का काल है। ये किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तूफान और संघर्ष का काल है, स्टैनली हॉल ने बताया था। दूसरी परिभाषा स्टैनली हॉल की है कि किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अक्षमात होते हैं। ये तुरंत विकास के सिद्धांत में बताया था। किशोर अवस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं को प्रकट करती है। किशोर अवस्था क्या है? एक नया जन्म है और इस अवस्था में बच्चे में उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषता विकसित होने लगती है। ये तीनों ही परिभाषा आपको याद रखनी है, स्टैनली हॉल की है। वैलेंटाइन साहब कहते हैं कि व्यक्तित्व व घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की विशेषता होती है। और दूसरी परिभाषा इनकी है, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के जन्म का नाजुक समय है। देखो, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये वैलेंटाइन की परिभाषा है, याद रख लेना। रॉस ने क्या कहा था? किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं, ये परिभाषा रॉस की है। दूसरी परिभाषा रॉस की है कि शिशु के समान किशोरों को वातावरण के साथ समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है, ये रॉस की परिभाषा। उसके बाद किलपैट्रिक ने क्या कहा है? किलपैट्रिक कहते हैं किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिनतम काल है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा। और जॉन्स की क्या परिभाषा है कि किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। ये दोनों ही परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, किलपैट्रिक और जॉन्स की। किलपैट्रिक ने बताया कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिनतम काल है और जॉन्स ने बताया है कि किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। क्लियर? अब किशोर अवस्था में भोजन से संबंधित कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे पहला विकार है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, अंडरवेट जिसको बोलते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा एग्जाम में पूछा गया ये क्या होता है कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का वजन सामान्य से कम होता है और इसके कारण वो डर से कहीं वजन ज़्यादा ना हो जाए इसलिए भूखा रहने लगता है और अपने खाने की मात्रा को कम कर देता है। बच्चा एनोरेक्सिया नर्वोसा पोजीशन के अंदर इस रोग में कम खाना खाने लगता है और बोलता है कि मेरा कहीं वजन ना बढ़ जाए, अपने आप को भूखा रखने की कोशिश करता है, मैं मोटा ना हो जाऊं, परेशानी हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कंडीशन, ठीक है ना। दूसरी जो स्थिति आती है वो होती है बुलिमिया नर्वोसा। क्या है? बुलिमिया नर्वोसा, नॉर्मल वेट, अपने आप को नॉर्मल वजन में रखने की कोशिश करता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति पहले तो अधिक खा लेता है और खाने के बाद फिर उल्टी कर देता है। ऐसा व्यक्ति वजन पर नियंत्रण करने के लिए उल्टियां करता है।
अनावश्यक व्यायाम करता है और दवाइयों का सेवन करता है। खाना तो खा लिया लेकिन खाने के बाद में सो ज़्यादा मोटा हो जाऊंगा, परेशानी खड़ी हो जाएगी, इसलिए उल्टियाँ वगैरह दवाई वगैरह लेता रहता है। तो ये कंडीशन होती है बुलिमिया नर्वोसा की। और तीसरा है बिगी ईटिंग डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं ओबेसिटी। खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता और मोटा मोटा हो जाता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जब तक खाता जाता है जब तक कि समस्या उत्पन्न ना हो जाए। ऐसा व्यक्ति अधिक खाने की आदत पर व वजन पर नियंत्रण करने में समर्थ होता है। उसको कितना भी खाना खिला लो लेकिन उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। भोजन संबंधी जो विकार होते हैं ना साथियों, वो लड़कियों में ज़्यादा पाए जाते हैं लड़कों की अपेक्षा। आप देखना, तीखा, खट्टा, मीठा, चिरपरा ज़्यादातर लड़कियां पसंद करती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टेड चीज़ों को। ठीक है ना। तो आज की हम क्लास में हमने विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। आज का क्लास आपको कैसा लगा, इस क्लास के नीचे आप लोग कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। डेली आप लोग 4 बजे इसके साथ जुड़ेंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे आप लोग और साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इस कोर्स को आप लोग वहाँ से परचेज कर लें। 21 रुपये में मात्र आपको पूरा रीड का कोर्स मिलेगा। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांतों के बारे में। विकास के सिद्धांत कितने हैं, कौन कौन से हैं, सब के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। रोजाना डेली क्लास लेनी है, रेगुलर बने रहना है। धन्यवाद।